यह कहानी है एक ऐसे हीलर की जो किसी भी चोट को पल भर में ठीक कर सकता है। एक अजेय नर्स टाइप हीरो जिसे उसकी ही टीम ने बेरहमी से निकाल दिया। वजह क्या? टीम के हीरो स्क्वाड का मानना था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि किसी को लड़ाई में चोट लगती ही नहीं, और बिना चोट के हीलर का क्या काम। लेकिन असलियत तो कुछ और थी। उसकी हीलिंग मैजिक इतनी तेज थी कि जैसे ही कोई घायल होता वो पल भर में उसे ठीक कर देता। इसलिए किसी को समझ ही नहीं आता कि असल में वो ही उन्हें बचा रहा है। टीम से निकाले जाने के बाद वो शहर के एक गरीब इलाके में एक एल्फ लड़की के साथ मिलकर छोटा सा हीलिंग क्लिनिक खोल लेता है। इस देश में हीलर्स का बहुत ऊंचा दर्जा होता है। उनके लिए खास एकेडमी होती है जहां से लाइसेंस लेना जरूरी है। लेकिन हमारा हीरो, जिसका नाम है जीनोस, गरीब घर से था। उसने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसकी सारी जादू की विद्या सेल्फ टॉट थी। बिना लाइसेंस के वो बन गया एक डार्क हीलर। गरीबों का इलाज मुफ्त में करता और अमीरों से वसूलता था भारी फीस। एक दिन जब वो बाहर इलाज के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक नोबलमैन मिलता है। वो कहता है कि उसका बीस्ट स्लेव अचानक पागल हो गया है और उस पर हमला कर रहा है और उसे तुरंत मेडिकल सेंटर पहुंचना है। वो जीनोस से कहता है कि कृपया उसे थोड़ा रोको, बदले में चाहे जितना भी पैसा मांगो दूंगा। तभी वो पागल बीस्ट उनके सामने आ जाता है। जीनोस फुर्ती से कूदकर नोबल की जान बचा लेता है और उस जानवर से पूछता है कि वो हमला क्यों कर रहा है। लेकिन वो तो पूरी तरह अपना होश खो चुका था। उसने जमीन से मांस के टुकड़े उठाए और जीनोस पर फेंकने लगा। लेकिन जीनोस की फुर्ती लाजवाब थी। हाथ जेब में डाले 2 बार रोल मारता है और सारे अटैक से बच निकलता है। नोबलमैन को लगा कि ये बंदा तो काफी ताकतवर है, तो वो कहता है, अगर इतना ही दम है तो इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देते। जेनोस शांत लहजे में मना कर देता है, मैं किसी की जान नहीं लेता, मेरा काम है जिंदगियां बचाना। नोबल घबराकर कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, और ये दास मर भी गया तो नया खरीद लूंगा। जेनोस ये सुनकर अपने बचपन की याद में खो जाता है और जवाब देता है, मैं हर उस जान को बचाता हूँ जिसे बचाया जा सकता है। नोबल हैरान रह जाता है। तभी बीस्ट स्लेव फिर से हमला करता है और जीनोस इस बार ध्यान से देखता है, कुछ तो गड़बड़ है। वो हल्का सा पलटवार करता है और बीस्ट को गिरा देता है। मलबे में दबा हुआ वो दर्द से कराहने लगता है। जेनोस समझ जाता है कि असली समस्या शरीर नहीं, आत्मा में है। उस लड़की के शरीर पर एक ईवल स्पिरिट सवार है। वो तुरंत हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसके सारे घाव भर देता है और उस ईवल स्पिरिट को पूरी तरह मिटा देता है। जेनोस की इस शक्ति को देख नोबलमैन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो विनती करता है, मेरा भी इलाज कर दो। लेकिन जीनोस ठंडे स्वर में कहता है, आज तो मेरा काम खत्म हो गया है, अब इलाज कल होगा। नोबल गुस्से में कांप उठता है, कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जीनोस मुस्कुराता है, अगर अभी इलाज चाहिए तो ये ओवर टाइम होगा, फीस थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। नोबल तुरंत एक गोल्ड बैग उसकी तरफ फेंकता है। जेनोस थैले को देखता है और कहता है, इतना थोड़ा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? नोबल हक्का बक्का, ये तो मार्केट रेट से कहीं ज्यादा है, इतना पैसा गैर कानूनी नहीं है क्या? जेनोस ठंडे स्वर में बोलता है, मैं वैसे भी इलीगल हीलर हूँ, बिना लाइसेंस वाला डार्क हीलर, और तुम्हारे पास जो दास है उसे तुमने ग्रेव रॉबिंग के लिए भेजा था, इसलिए तो ये हाल हुआ। नोबल चुप हो जाता है। जीनोस आखिरी शर्त रखता है, बाकी का भुगतान उस दास लड़की से कर दो। नोबल घबराकर मान जाता है, ठीक है, वो दास अब तुम्हारी। डील पक्की होती है। नोबल का इलाज हो जाता है और जीनोस को मिलती है वो एल्फ स्लेव गर्ल जिसका नाम है सिरिन। 2 घंटे बाद जब सिरिन को होश आता है, वो हैरानी से पूछती है, आप कौन हैं? जीनोस मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम जीनोस है और अब तुम मेरी हो। तुम्हें खरीदने में काफी खर्चा आया है, इसलिए तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक है या नहीं ये चेक करना जरूरी है, तो पहले अपने कपड़े उतारो। सिरिन हिचकिचाती है, लेकिन मालिक का आदेश टाल नहीं सकती। उसे लगता है कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन बात कुछ और ही निकली। जीनोस सच में सिर्फ उसका शरीर चेक कर रहा था। वो किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि उस श्रापित ऊर्जा को निकालने के लिए था जो सालों से उस एल्फ लड़की सिरिन के अंदर फंसी हुई थी। जब उसने उस ऊर्जा को काट कर बाहर निकाला, सिरिन हैरान रह गई। उसने तो सोचा था कि वो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जीनोस ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसकी बीमारी भी ठीक कर दी। आंसू भरी आंखों से वो कहती है, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? जीनोस शांत लहजे में बोलता है, बस बदले में थोड़ा मदद कर दो। मुझे एक खास स्ट्यू बनाने के लिए एक दुर्लभ इंग्रेडिएंट चाहिए। सिरिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ में निकल पड़ते हैं और सिरिन को हैरानी होती है कि इतना आसान काम सच में उसका कर्ज चुका देगा। उसे लगा था कि उसे कोई बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा, लेकिन जीनोस मुस्कुराकर कहता है, बस इतना ही काफी है। इतना कहकर वो उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। अब हम दोनों के बीच कोई उधार नहीं बचा। उधर वो लोग जिन्होंने जीनस को कभी टीम से बाहर निकाला था,
अब देखकर दंग रह गए कि वही बेकार हीलर अब स्लम एरिया के 3 बड़े गैंग लीडर्स को हरा चुका है और पूरे इलाके पर राज कर रहा है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब उसे एक मरी हुई एल्फ लड़की मिली थी जो दरअसल सेरिन ही थी। उसने उसे मरने नहीं दिया बल्कि अपनी आखिरी गोल्ड कॉइन से खरीद लिया। उस वक्त जिसने वो डील की थी वो भी हैरान थी। एक लाश के लिए कोई एक गोल्ड दे रहा है, लेकिन जीनोस के लिए वो लाश नहीं, बस एक घायल इंसान थी। जब सेरिन आखिरी सांसें गिन रही थी, दर्द महसूस करना तक बंद कर चुकी थी, जीनोस ने बस कहा अब सब ठीक है। और वाकई कुछ पलों बाद उसके सारे घाव गायब हो गए। लेकिन अब जीनोस के पास एक भी सिक्का नहीं बचा था। ऊपर से एक एल्फ लड़की की जिम्मेदारी भी सिर पर थी। उसे नहीं पता था आगे क्या करे। तभी एक दिन उसने एक मर्चेंट को देखा जिसकी बाजू बुरी तरह मैजिक सोर्ड से कटी हुई थी। आमतौर पर ऐसी चोट में हाथ को काटना ही पड़ता है ताकि जहर न फैले, लेकिन जीनोस ने एक झटके में उसका हाथ पूरी तरह ठीक कर दिया। वो मर्सिनरी तो दंग रह गई और खुशी में 4 गोल्ड कॉइन निकालकर जीनोस के हाथ में रख दिए। यहीं से जीनोस के दिमाग में आया क्यों ना एक हीलिंग क्लिनिक खोला जाए, लेकिन बिना लाइसेंस के वो ऐसा खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अंडरग्राउंड में एक इलीगल हीलर के तौर पर काम शुरू किया। रात को ठिकाना ढूंढते हुए उसे एक पुराना सूना मकान मिला। अंदर इंसानों के रहने के कोई निशान नहीं थे। वो और सीरीन अंदर दाखिल हुए, तभी अचानक एक काली परछाई हवा में तैर गई। सीरीन चीख उठी, लेकिन जीनोस शांत था क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि उसकी हीलिंग मैजिक सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, आत्माओं पर भी असर करती है। पहले भी जब उसकी टीम ने उसे अनडेड डंजन में भेजा था, उसने अकेले सैकड़ों गोस्ट्स को अपने हीलिंग से मिटा दिया था। घर की आत्मा जो खुद को कमीला क्वीन ऑफ द डेड कहती थी भड़क उठी। उसने कहा तुम इंसान हो और मुझसे यहाँ जगह मांग रहे हो। जेनोस मुस्कुराकर बोला मैं बस रहना चाहता हूँ और वादा करता हूँ तुम्हारी शांति में खलल नहीं डालूंगा। कमीला गुस्से में आकर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आती है उसका शरीर हीलिंग लाइट में पिघलने लगता है। वो हैरान रह जाती है, मेरे ऊपर ये जादू असर कर रहा है। गुस्से में उसने दर्जनों अनडेड सोल्जर्स बुला लिए, लेकिन जीनोस ने सिर्फ एक हाथ उठाया और हाई लेवल हीलिंग स्पेल चलाया। पलक झपकते ही सारे अनडेड गायब। कमीला हार मान जाती है और कहती है ठीक है रहो, लेकिन ऊपर की मंजिल मेरी है, तुम नीचे रहना। अगले दिन सीरिन ने पूरे शहर में उनके नए हीलिंग क्लिनिक की खबर फैला दी, लेकिन सुबह से शाम तक कोई मरीज नहीं आया। तभी दोपहर में वही मर्सनरी गर्ल लौटी। उसके साथ उसकी बहन सोफिया थी जिसकी बाजू पर वही जादुई जख्म था। जीनोस ने एक नजर डालते ही कहा यह जख्म धीरे धीरे शरीर को खा जाएगा, इसे तुरंत काटना होगा। सोफिया ने हामी भरी, लेकिन जब जीनोस ने कहा फी 100 गोल्ड कॉइन्स तो दोनों दंग रह गईं। इतना ज्यादा? जीनोस ठंडे स्वर में बोला ये स्लम के टॉप 3 हेड्स की ट्रीटमेंट रेट है और रीग्रोथ स्पेल आसान नहीं होता, क्योंकि जीनोस जानता था इलाज अगर असली जादू से करना है तो कीमत भी उतनी ही बड़ी देनी पड़ती है। सोफिया वो शक्तिशाली महिला योद्धा जिसने कहा कि उसने कभी ऐसा जादू नहीं सुना जो काटे गए हाथ पैर को फिर से उगा सके, अब जीनोस के सामने खुद अपने जख्मी हाथ को लेकर बैठी थी। उसने कहा अगर तुम सच में ये कर सकते हो तो 100 गोल्ड कॉइन तो सस्ते हैं। जीनोस मुस्कुराया, अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी मैजिक पावर से हवा में एक चमचमाती सर्जिकल ब्लेड बना ली, एकदम साफ, कीटाणु रहित और इतनी तेज कि सिर्फ हल्का सा दबाव डालते ही उसका पुराना हाथ कट गया। फिर जीनोस ने अपना एक्सक्लूसिव हीलिंग स्पेल एक्टिव किया और सबके सामने सोफिया की बांह पल भर में दोबारा उग आई। कुछ सेकंड में ही उसका हाथ पहले जैसा बन गया। सोफिया की आंखें फटी रह गईं। उसने तो देवताओं के मंदिरों में भी ऐसा जादू नहीं देखा था। वो फौरन झुक गई और बोली आप सच में भगवान के समान हैं। अब से मेरे सभी सैनिक यहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन यही बात बन गई बड़ी मुसीबत। वेयरवुल्फ क्लैन लीडर जो लंबे समय से सोफिया की टुकड़ी से लड़ रहा था, उसे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी बार सोफिया को घायल करें, अगले दिन वो फिर से पूरी तरह ठीक होकर मैदान में उतरती थी। जब उन्हें पता चला कि इस सब के पीछे वही डार्क हीलर जीनोस है, तो वो बदला लेने उसके क्लिनिक पर हमला करने आ पहुंचे। लेकिन जीनोस कोई आम इंसान नहीं था। एक हीलर होते हुए भी वो डिफेंसिव मैजिक में माहिर था। उसने शांत स्वर में कहा मैं किसी को मारने नहीं आया, सिर्फ लोगों को बचाने। लेकिन वुल्फ लीडर ने कहा अगर हम तुम्हें नहीं हरा सकते तो तुम्हारा क्लिनिक ही मिटा देंगे। तभी माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। हवा में एक काला धुआं उठने लगा और वहां प्रकट हुई कमिला, वही क्वीन ऑफ द डेड जो उसी घर की आत्मा थी। वो गुस्से में बोली मेरे प्यारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हमला करने ही वाली थी कि जीनोस ने बीच में आकर कहा कमिला ये जगह अब मेरी हीलिंग ग्राउंड है, यहाँ किसी को मारा नहीं जाएगा। कमिला पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, उसने कहा तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब ये घर पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस होता है। ये सुनकर सारे वेयरवुल्फ्स के होश उड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि वेयरवुल्व्स स्वभाव से डेड स्पिरिट्स और वैम्पायर्स से डरते हैं, और अब उनके सामने वो इंसान खड़ा था जिसे डेथ क्वीन खुद मालिक मानती थी। डर के मारे वेयरवुल्फ लीडर ने उसी वक्त हथियार डाल दिए और जीनोस को अपना मास्टर हीलर मान लिया। अगले ही दिन एक और हैरान कर देने वाली घटना हुई। बीस्टमैन क्लैन
का नेता खुद जेनोस से मिलने आया, लेकिन वजह कुछ और ही थी। वो इतना खाऊ था कि गलती से उसने एक एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन निगल लिया था। जेनोस ने माथा पकड़ लिया। भाई, ये चीज तो कुछ दिनों में खुद ही बाहर निकल जाती, इतना ड्रामा क्यों? लेकिन बीस्ट लीडर बोला, समस्या ये है कि मैंने उसे गलती से आधा काट कर निगल लिया है और अब वो कभी भी फट सकता है। वो जानता था कि जेनोस इलाज के लिए बहुत पैसा लेता है, लेकिन बच्चों का इलाज हमेशा मुफ्त करता है। इसलिए वो बोला, मेरे लोग मुझसे बहुत वफादार हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर मैं फटा तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं अपना सब कुछ दान कर रहा हूँ, बस मुझे बचा लो। इतना कहकर उसने एक गोल्ड की चाबी जेनोस की तरफ फेंकी। जेनोस ने बिना वक्त गंवाए अपनी मैजिक स्कैल्पेल निकाली और सिर्फ 2 सेकंड में उसके पेट से एक्सप्लोसिव स्टोन निकाल लिया। फिर उस पत्थर को हाथ में पकड़कर उस पर प्रोटेक्शन स्पेल डाला और वहीं पर उसे सेफली ब्लास्ट कर दिया, बिना किसी नुकसान के। सारा कमरा रोशनी से भर गया और जब धुआं छौंटा, बीस्ट लीडर अब भी जिंदा था। जेनोस ने उसकी चाबी वापस करते हुए बस इतना कहा, मैं उतना ही लूंगा जितना मेरे इलाज की कीमत बनती है, इससे ज्यादा नहीं। उस दिन के बाद से शहर की तीनों बड़ी गैंग्स, सोफियाज आर्मी, वुल्फ क्लैन और बीस्टमैन ट्राइब, जेनोस के क्लिनिक में रोज के मेहमान बन गए। जेनोस सोचता था कि ये बस बेकार बैठे लोग हैं जो टाइम पास करने आते हैं, लेकिन कमिला हंसकर बोली, अरे मूर्ख, ये सब तुझ पर फिदा हो गए हैं। मैंने सदियों तक जिए हैं और ये जो प्यार में पड़े हुए आंखों की चमक होती है, मैं उसे पहचान सकती हूँ। ये सुनकर पास खड़ी लिली, जेनोस की एल्फ साथी, चुपचाप जलने लगी, क्योंकि बाकियों के मुकाबले उसमें कोई खास आकर्षण नहीं था। कुछ ही समय बाद ये सब बात बन गई युद्ध का कारण। तीनों डेमी ह्यूमन फैक्शंस ने एक दूसरे को चुनौती दे दी। उनका एक ही लक्ष्य था, जेनोस को अपने पक्ष में करना। कमिला ने दीवार पर सिर मारा, ये लड़का न जाने कितनी औरतों की वजह से मरेगा। आखिरकार युद्ध का दिन आ ही गया। तीनों सेनाएं आमने सामने थीं, धमकियों की बरसात हो रही थी। तभी सबके बीच जेनोस आगे बढ़ा, हाथ उठाया और बोल पड़ा, बस बहुत हुआ। तीनों घुटों के बीच आखिरकार जंग शुरू हो गई और मजे की बात ये थी कि हमारा हीरो उन्हें रोकने की जगह खुद कहता है, लड़ो दिल खोलकर। बस फिर क्या था, तीनों ने बिना किसी हिचक के अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तलवारें टकराईं, जादू बरसा और पूरा मैदान रणभूमि में बदल गया। सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई चलती रही, लेकिन अजीब बात ये थी, कोई भी गिर नहीं रहा था, चाहे किसी की कितनी भी बुरी तरह चोट क्यों न लगे। अगले ही पल वो पूरी तरह ठीक होकर फिर से उठ खड़ा होता। आखिरकार सब थक कर रुक गए। तभी बाहर से हमारा हीरो चिल्लाया, आराम से लड़ो, घबराओ मत, चोट लगी तो मैं हूं ना, हील कर दूंगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हैरान रह गए। इतना पावरफुल हीलिंग मैजिक, और वो भी एक साथ सब पर असर कर रहा था। अब मामला हाथ से निकलने लगा, क्योंकि अगर लड़ाई यूं ही चलती रही तो ये कभी खत्म नहीं होगी। जो घायल होगा वो हील होकर फिर से लड़ने लगेगा और इस चक्र में बस एक ही चीज बढ़ेगी, हीरो की जेब की मोटाई। सबको समझ आ गया कि ये लड़ाई बेवकूफी भरी है, इसलिए आखिरकार तीनों गुटों ने आपसी युद्ध खत्म करने और शांति बनाने का फैसला किया। इधर जब ये खबर रॉयल गार्ड तक पहुंची तो उनके कमांडर को बड़ा अजीब लगा। क्या स्लम के तीनों गुटों ने लड़ाई छोड़ दी? अगर वो एकजुट हो गए तो पूरा राज्य अस्थिर हो सकता था। इतना बड़ा बदलाव बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपनी सबसे भरोसेमंद, ठंडी नजर और लोहे सी सख्त डेप्यूटी कमांडर कृष्णा को भेजा, जो अपने निर्मम स्वभाव और शांत चेहरे की वजह से स्टील लेडी के नाम से मशहूर थी। वही सोफिया और उसके भाई के हाथों में गोली मारने वाली थी। कमिला मजाक में बोली, अगर कृष्णा ने हीरो को टारगेट कर लिया तो अब इसकी खैर नहीं, पहले से ही घर में काफी पागल औरतें हैं। हीरो मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता वो मुझ में इंटरेस्टेड होगी। लेकिन कमिला बोली, मेरा इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होता। उधर कृष्णा स्लम पहुंचती है और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। हर जगह खुशहाली, लोग हंस रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। वो पास खड़े लिजर्डमैन से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। तब कृष्णा ने सीधा उसका पेट पर पिस्तौल रख दी, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। तभी सोफिया वहां से गुजरती है। कृष्णा समझ जाती है कि इस जगह पर कुछ बड़ा रहस्य है, लेकिन यहाँ कुछ भी करने का मतलब सीधा मौत को न्योता देना है, इसलिए वो फिलहाल वहां से निकल जाती है। जंगल में भटकते हुए कृष्णा गलती से हीरो के मंदिर पहुंच जाती है। दरअसल वो हाल ही में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की जांच कर रही थी और जब उसने वहां एक एल्फ लड़की को देखा तो उसे लगा कि हीरो ही असली अपराधी है। बिना देर किए उसने हमला कर दिया, लेकिन बाद में जब हीरो ने सब समझाया तब कृष्णा को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। वो तो निर्दोष था। शुक्र है कि उसकी गोली घातक नहीं थी, बस गंभीर चोट पहुंचाती थी। वो सोच ही रही थी कि अपनी गलती कैसे सुधारे, तभी हीरो फिर से सामने आ गया, पूरी तरह से ठीक ठाक। कृष्णा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जिंदा कैसे है? उसे लगा शायद हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन जब हीरो ने बताया कि उसने बस सिंपल डिफेंसिव मैजिक से खुद को बचा लिया तो कृष्णा पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसे शक हुआ कि शायद वो किसी हिडन मैक्स लेवल बॉस से टकरा गई है। बातों बातों में हीरो को पता चला कि कृष्णा न सिर्फ रॉयल गार्ड की वाइस कमांडर है, बल्कि स्लम के झगड़ों के पीछे कौन मास्टरमाइंड है ये जानने आई है। आखिर
आखिर किंगडम के बड़े लोगों की नजर में स्लम के लोग हमेशा केओटिक और डेंजरस माने जाते थे। अगर कोई उन्हें एकजुट करने की ताकत रखता है तो वो सीधा राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राज्य के भविष्य की रक्षा के लिए कृष्णा अब किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार थी। लेकिन हमारे हीरो को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो तो बस एक छोटा सा हीलिंग क्लिनिक खोलकर शांति से जीना चाहता था और यहाँ लोग उसे राज्य विरोधी खलनायक समझ बैठे। ये सोचकर उसका माथा ठनक गया। उसने कृष्णा को जल्दी से रास्ता दिखाया और कहा कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में पड़ी एक अतिरिक्त बिस्तर पर। कृष्णा ने तुरंत कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं यहीं कुछ दिन रहना चाहूंगी, किराया दूंगी भी। ये जगह स्लम के करीब है तो जांच करने में आसानी होगी। हीरो कुछ पल चुप रहा, फिर मान गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे, आखिर कृष्णा को आम लोगों से इतनी नफरत क्यों है? जवाब सुनकर उसका दिल बैठ गया। असल में कृष्णा की माँ गरीबों में खाना बांटती थी। सोचती थी नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन एक दिन वही गरीबों के झुंड ने उसकी माँ को बेरहमी से मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वे उसका वेडिंग रिंग छीनना चाहते थे। उसी दिन कृष्णा ने कसम खाई थी, अब मैं हर बुराई को मिटा दूंगी, चाहे वो किसी भी जगह छिपी हो। इसलिए हीरो को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। वो तभी इलाज करता जब कृष्णा बाहर जांच पर होती। लेकिन एक दिन मामला पलट गया। कृष्णा गुस्से में किसी अपराधी पर चिल्लाती बाहर निकली और थोड़ी देर बाद खुद कहती है, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। हीरो जान गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। मजबूर होकर उसने सच बता दिया, तुम जिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की जांच कर रही हो उसके पीछे वही नोबलमैन है कैलेंडोर, जो ऑर्फन एजुकेशन के नाम पर बच्चों की तस्करी कर रहा है। कृष्णा को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद कैलेंडोर के मेंशन में जासूसी करने का फैसला किया। वो गार्ड्स को सुरक्षा बढ़ाने का बहाना करके अंदर घुसी, लेकिन जो देखा उससे उसकी शंका और गहरी हो गई। एक मामूली नोबल के घर में सैकड़ों गार्ड्स और एक कुआं जो भारी सुरक्षा में बंद था। जिज्ञासा बढ़ी तो वो बहाने से वहां घुसी और अंदर जो देखा उसका दिल दहल गया। अंधेरे डंजन में दर्जनों छोटे बच्चों को जंजीरों में बांधा गया था। उनकी आंखों पर पट्टियां, शरीर पर घाव। वो जैसे ही उन्हें बचाने बढ़ी, पीछे से कैलेंडोर ने हमला कर दिया। एक जादुई ब्लास्ट ने कृष्णा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कैलेंडोर मुस्कुराया, अब तेरी कहानी खत्म। लेकिन तभी हीरो और सोफिया वहां पहुंच गए। कैलेंडोर ने लगातार मैजिक ब्लास्ट्स चलाए, मगर हीरो ने बस हाथ हिलाया और सारी एनर्जी हवा में गायब। हीरो तेजी से आगे बढ़ा, कैलेंडोर का हथियार छीन लिया और बिना एक पल गंवाए सिर में गोली दाग दी। सब खत्म हो गया। कृष्णा हैरान रह गई, लेकिन हीरो ने झट से हीलिंग मैजिक डाला और पल भर में उसकी सारी चोटें गायब, शरीर एकदम पहले जैसा। कृष्णा अवाक रह गई, क्या ये आदमी सच में लिम्स वापस उगा सकता है? यही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 2.5 साल पहले लाल बालों वाला एक एडवेंचरर पहली बार पिनियन स्ट्रीट पहुंचा था। वहां उसने हीरो को देखा और पूछा, साथ में एडवेंचर करेगा? हीरो ने कहा कि उसे थोड़ा हीलिंग मैजिक आता है, तो वो हंस पड़ा, तू और हीलिंग मैजिक? मजाक मत कर। लेकिन फिर भी उसने हीरो को टीम में ले लिया, क्योंकि उसे एक फ्री सर्वेंट चाहिए था। हर लड़ाई में जब टीम घायल होती, हीरो सबके घाव छिपकर हील कर देता, ताकि दर्द महसूस होने से पहले ही वो ठीक हो जाए। लाल बालों वाले को लगा कि उसकी टीम बहुत स्ट्रांग है और हीरो बस एक बेवकूफ कमजोर इंसान है। कुछ ही दिनों में उसने हीरो को निकाल दिया, लेकिन किस्मत पलटी। एक दिन उन्होंने B+ लेवल फायरफॉक्स को हराने की कोशिश की और वो सब पर भारी पड़ गया। उनकी सारी मैजिक फेल हो गई, गार्ड टूट गए और सब जमीन पर घसीट दिए गए। बस एक ही बात किसी के दिमाग में आई, कहीं वो हीरो हमारी आखिरी उम्मीद तो नहीं? रेड हेयर को आखिरकार शक होने लगा कि शायद सच में उस लड़के की हीलिंग मैजिक कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। लेकिन ईगो के नशे में डूबे रेड हेयर ने तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर भी मन के किसी कोने में उसने यह सोचकर कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एक नए हीलर को लेकर फायरफॉक्स को दोबारा हराने का फैसला किया। 10 दिन बाद वो सब फिर उसी खतरनाक मिशन पर निकल पड़े, सोचकर कि इस बार उस फायरफॉक्स की खाल उतारकर किसी बड़े नोबल को खुश करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़ाई शुरू होते ही एक फायरबॉल सीधे उन पर आ गिरा, जिससे मेज बुरी तरह झुलस गया। रेड हेयर खुद फायरफॉक्स की स्पीड से ऐसे घूम गया जैसे कोई खिलौना। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले जो मॉन्स्टर पलक झपकते मर जाते थे, आज वही उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। गुस्से में उसने अपने साथी फैटी पर चिल्लाते हुए कहा कि उसकी डिफेंस मैजिक बेकार है, लेकिन फैटी ने तुरंत पलटकर कहा, अगर मेरी मैजिक नहीं होती तो वो मेज अब तक राख बन चुका होता। मगर रेड हेयर को कौन समझाए? वो जबरदस्ती चिल्लाने लगा, हीलिंग डालो अभी। लेकिन इस बार इंस्टेंट हीलिंग कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसी शक्ति तो सिर्फ सेंटेस या टॉप टियर हीलर्स के पास होती है। तभी रेड हेयर के दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्या वो लड़का सच में इतना ताकतवर था? पर अगले ही पल उसने खुद को झटकते हुए कहा, नहीं, वो जैसे लोग कभी इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते। शहर लौटने के बाद रेड हेयर का घमंड भी चकनाचूर हो गया। न केवल उसकी टीम आधी रह गई, बल्कि जिन नोबल्स के सामने वो खुद को साबित करना चाहता
चाहता था, उन्होंने भी उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रेड हेयर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं नई टीम बना लूंगा। और जिस नए मेंबर की बात वो कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था, हमारा मेन हीरो। रेड हेयर सोच रहा था कि अगर वो खुद जाकर उसे टीम में बुलाएगा तो वो लड़का शायद खुशी के मारे रो पड़ेगा। वो मानता था कि हीरो कोई मसीहा नहीं, पर पहले जो बिना जख्मी हुए मिशंस पूरे हुए थे वो हकीकत तो थी, और अगर वो फिर से उसका इस्तेमाल कर ले तो शायद अपनी पुरानी शोहरत वापस पा ले। अगले ही दिन